Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, वेक्टर्स का पार्ट 4 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले हमने क्या देखे हैं? पिछले में हमने देखा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, फिर उसके फॉर्मूलाज हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। ठीक है, तो आज हमारा वेक्टर्स में नया टॉपिक है जो हम आगे फर्दर यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं किससे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से। तो समझते हैं क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पिछला जो भी पढ़ा है सब रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, काम आएगा सब, नहीं तो वापस से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब जैसे अभी हमने 2 डायमेंशन वाले केस को देख रहे हैं। 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो सिंपल वे में पहले समझते हैं। जैसे क्या है आपका 2 डायमेंशन में जब देख रहे हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ आपका क्या है वाई एक्सिस। तो क्या होगा कि कोई एक वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है। क्या है ये? ए वेक्टर। ठीक है, क्या है? ए वेक्टर। तो ये जो एक वेक्टर है किन्हीं 2 वेक्टर से मिलके आया होगा। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 वेक्टर पॉसिबल हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम यहां से हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे? एक्स एक्सिस पे। हेड से ए वेक्टर के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो अब आप यहां पे देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया? इसको हम नाम दे देते हैं A1 वेक्टर। क्या नाम दे देते हैं? A1 वेक्टर। उसी तरीके से हेड से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, कहां पे? वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहां से भी आपको एक वेक्टर देखने को मिलेगा और वो वेक्टर हो जाएगा इस बार क्या? A2 वेक्टर। क्या हो जाएगा? A2 वेक्टर। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो ए वेक्टर है वो क्या है आपका? A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। रिजल्टेंट है ना ए वेक्टर, किसका? A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर का। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अब अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। तो यहाँ पे जो A1 वेक्टर है उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो वो आप ध्यान से देखिएगा। ये ए है, ये थीटा एंगल है, तो इसका लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालेंगे? तो आप यूज कीजिए। कौन सा यूज करेंगे? कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बोलता है? बेस और डिवाइड में क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस हम मान ले रहे हैं A1 वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे इसको हम लिख दे रहे हैं AX। क्या लिख दे रहे हैं? AX। तो AX हो गया और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज का, तो हाइपोटेन्यूज कितना है? A। तो लिख दीजिए A। इसका मतलब जो AX निकल के आया वो क्या हो गया आपका? A ऑफ कॉस थीटा। क्या हो गया? AX A ऑफ कॉस थीटा। उसी तरीके से आप देखिएगा, आपको ये थीटा मालूम है, ये A मालूम है, तो ये आप निकाल सकते हैं लेंथ ना, जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। मतलब क्या है? A2 का। किसका? A2 का। अगर ये AY है, A2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो AY है, तो ये भी क्या होगा? AY। तो यहाँ पे हम लिखा रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AY डिवाइड में क्या हो जाएगा? A। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? AY इज इक्वल टू A ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए आपको दोनों वेक्टर, A1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है AX जिसका वैल्यू A cos थीटा, उसी तरह से A2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमने AY कंसीडर किया, उसका भी वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? A sin थीटा। मतलब मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गए। अब क्या है कि साथ ही साथ डायरेक्शन लिखेंगे। जैसे A1 में हम लिख देते हैं AX। क्या लिख दिए? AX।
विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? तो यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो ये जो A1 वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है बता चुके हैं, आई कैप। क्या होता है? आई कैप। आई कैप आपको क्या डिनोट करता है? आई कैप बताता है कि कोई वेक्टर किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। उसी तरीके से A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? AY, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में। इट मींस यूनिट वेक्टर विल बी जे कैप। देखिए अब हम वेक्टर को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं। जैसे किसी वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड AX, वाई एक्सिस में AY। डायरेक्शन भी डिनोट कर दिए। और क्या लिख सकते थे? AX की जगह हमने क्या निकाला? देखिए A cos थीटा आई कैप और प्लस A sin थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए यहां तक लिख लीजिए इसको बढ़िया से। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? AX इज इक्वल टू A cos थीटा, AY इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? A sin थीटा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम बोल रहे हैं आप इक्वेशन 1 को दोनों साइड स्क्वायर कीजिए और इक्वेशन 2 में भी बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, समझे कि नहीं? इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए बोथ साइड्स, इक्वेशन 2 में भी स्क्वायर कीजिए बोथ साइड्स, और दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फिर क्या कर दीजिए? ऐड। तो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, इट मीन्स A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है A स्क्वायर अंदर में आ जाएगा आपका ब्रैकेट में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें मालूम है कि क्या होता है वो? 1। तो यहाँ से AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? A स्क्वायर। इट मीन्स जो A है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो A का वैल्यू जो हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A विच इज इक्वल टू रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये बात? तो हम यहाँ पे अगर मान के चलिए आपको आज के बाद A वेक्टर दिया रहेगा तो आप कैसे लिखिएगा मैग्नीट्यूड? चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करिए या तो सिंपल A से, और उसका वैल्यू आ जाएगा जो आई कैप के साथ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो जे कैप के साथ लिखा हुआ है उसका भी क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो यही मेरा क्या कहला जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। या क्या कर सकते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है इसको हम दो कंपोनेंट में देख सकते हैं, एक A1 और A2 में देख सकते हैं। तो ए वेक्टर को हमने क्या लिखा? A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। ठीक है, समझ में आया इतना? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर आपका एग्जांपल दे दे 2i कैप, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर बराबर बोल रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप। तो आपको पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो AX आई कैप के साथ कितना है मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर कर दीजिए। J कैप के साथ कितना है मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा? √13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपने निकाल लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? या ऐसे भी बोल सकते ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड है? 2। उसी तरह वाई एक्सिस में कितना है? 3। और अगर ओवरऑल पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? √13। क्लियर हो गया? लिख लीजिए इतना, लिखिए फटाफट लिखिए। हो गया? चलिए अब देखते हैं। अच्छा, क्या मतलब कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसको एक्स और वाई एक्सिस में ही हम ब्रेक करेंगे या रिजॉल्व करेंगे? जो आप समझ रहे हैं रिजॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी एक्सिस आपको दे दे रहे हैं। जैसा मान लीजिए इस बार ये एक्सिस कुछ इंक्लाइंड वे में है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। जो चीज़ हमने किया उसका यूज कैसे करेंगे, अभी एक क्वेश्चन भी बता देंगे जो हम आगे चल के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह में यूज करेंगे। मान लीजिए आपका ये वेक्टर है ए, ये आपका वेक्टर दिया हुआ है ए, ये आपका वेक्टर है ए। कहाँ गया ए? ये देखिए, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है।
इस पर हम बोल रहे हैं कि जो आपका वेक्टर है वो एंगल थीटा बना रहा है, एस कोई ये एक्सिस है, हमें नहीं मालूम कौन सा एक्सिस है, एक लाइन है, उसके अलावा हमारा वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ए वेक्टर है जो कि थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। किसको? इस वेक्टर को। कहाँ कहाँ? तो एक अलोंग दिस एक्सिस एंड एक परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। देखते हैं कैसे। जैसे अभी हम यहाँ डैश में करके दिखा रहे हैं आप लोग को, जैसे परपेंडिकुलर बनाना हो, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे वहां पे किए थे। इसका मतलब आपका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको आप बना सकते हैं। देखिए आपको फील आ रहा है ना, समझ में आया? यही करना है बस, ठीक है। तो देखिए इसको हम ब्रेक करके बना रहे हैं, कैसे होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी वेक्टर है जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट उस एक्सिस में क्या होगा? ए कॉस थीटा। अगर ए वेक्टर है तो ए कॉस थीटा, कंपोनेंट में कॉस आ जाएगा जिसके साथ बन रहा है। और अगर उसके परपेंडिकुलर है तो वो क्या बन रहा होगा? ए साइन थीटा। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि क्या है लेंथ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं? निकाल चुके हैं पहले। अब हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको कोई भी वेक्टर दिखे जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया है, उसमें उसका कंपोनेंट कॉस के फॉर्म में होगा और उसके परपेंडिकुलर साइन के फॉर्म में। तो ये आपका क्या है? ए साइन थीटा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे अगर हम ऐसा देखना चाहें कि इसको कैसे तोड़ रहे होंगे, इसको कैसे हम तोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है, एक आया मेरा, एक आएगा मेरा ये वाला, और एक आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर। समझ में आया? आपका ये जो ए वेक्टर था इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। इधर आ गया मेरा ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये है आपका अलोंग दी एक्सिस, और ये क्या है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब आगे देखते हैं, और भी हम एक्सिस आपको बना के दिखा दें ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए ये लाइन ऐसे है, हो सकता है आपका कोई एक वेक्टर ऐसे दे दिया हो, और इस बार ये एंगल है आपका थीटा। तो आपको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, तो हम क्या बताएं? एक अलोंग दी एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। डायरेक्शन देख लीजिएगा कि किधर है वेक्टर का, तो इसका है तो इस साइड ही आएगा एक्स एक्सिस का, और ये एक परपेंडिकुलर। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे तोड़ के सीधे बना दे रहे हैं, ठीक है, रिजॉल्व कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या होगा आपका? एक तो ये लाइन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और एक लाइन क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखिए ये ए वेक्टर है, तो हमने फिर से बोल रहा हूँ ये कि जिसके साथ एंगल थीटा रहेगा उस एक्सिस में कॉस कंपोनेंट लिखेंगे। वेक्टर का जिस एक्सिस के साथ एंगल जो रहेगा उस एंगल को हम कॉस के फॉर्म में उस एक्सिस में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये ए कॉस थीटा। तो ये क्या बच गया? ए साइन थीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक। चलिए लिख लीजिए इसको। तो 2 डायमेंशन हो गया है हमारा। अब हम क्या देखते हैं? 3 डायमेंशन, ठीक है। आइए 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में मतलब क्या है? जैसे वहां पे 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, यहाँ पे एक और एक्सिस आ जाएगा जो कि हमारा क्या होगा? जेड एक्सिस। तो किसी भी वेक्टर को जब हम 3 एक्सिस में बता रहे हैं, मतलब उनको रिजॉल्व कर रहे हैं 3 एक्सिस में, तो कंपोनेंट देखते हैं क्या होगा। इन एक्स एक्सिस ए एक्स डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस में ए वाई जे कैप, और जेड एक्सिस में ए जेड के कैप, ठीक है। जैसे वहां पे मैग्नीट्यूड लिखते थे वैसे यहां पे भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर,
जे कैप के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ए वाई का स्क्वायर, और क्या होगा ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा, कोई भी वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, इसको सिंपल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्या है कि ए कैप याद आया, कैप के बारे में बताए थे, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पे हम देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, यहां पे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम डायरेक्ट या तो ये भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, तो ए लिख दे रहे हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, आप अलग अलग करिए, ए एक्स ए कैप, ए एक्स ए आई कैप प्लस ए वाई बाई ए जे कैप प्लस ए जेड बाई ए के कैप, ए जेड बाई ए के कैप। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखते हैं इसको हम एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ए एक्स ए वाई और ए जेड है क्या एक्चुअल में। तो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हम बना लेते हैं, एक क्यूब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा या क्यूबॉइड का। यहां पे देखिएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मेरा क्या हो गया जेड एक्सिस। ठीक, अब देखिए यहां पे हम एक वेक्टर बना रहे हैं जो कि अपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है, जस्ट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपका ये वाला कॉर्नर, ये जिसको ओरिजिन हम बोल रहे हैं, और एक कॉर्नर ये वाले, इनको हम यहाँ पे ए वेक्टर लिखें। ठीक है, ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को हम जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमें तीनों एक्सिस में रिजॉल्व इसका दिख रहा है कंपोनेंट, एक्स में भी और वाई में भी और जेड में भी। तो एक्स में क्या है, जब आप देखिएगा तो ये वाला आपको एक्स का दिखेगा, कौन सा, ये एक्स एक्सिस में जाइए, तो एक्स एक्सिस में जब आप इसको देखिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, तो आपको लगेगा ये वाला एक्स है। ठीक है, तो इसको हम ए एक्स लिख दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ए जेड दिखेगा, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ए वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल है वो, अल्फा। कितना एंगल है, अल्फा। और अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है तो उसी का कॉस कंपोनेंट मेरा उस एक्सिस में आ जाएगा। जैसे क्या होगा कि ए एक्स जो होगा, ए एक्स, उसको हम लिखेंगे ए का कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट ही रहेगा ए एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरीके से अब क्या है कि वहां पे तो मेरा क्या था, ये अल्फा था, तो हमने साइन थीटा के फॉर्म में दूसरे को लिख दिया था, लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्यों नहीं होगा वो सब हम आगे देखेंगे। मान लीजिए आपका ये जो ए है वो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा। तो ए वाई को क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिए, इस बार ए वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इस पर कॉस ऑफ बीटा लिख देंगे। तो ए ऑफ कॉस ऑफ बीटा। देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा और बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। टू डायमेंशन में जब हम देख रहे थे तो अल्फा बीटा 90 डिग्री था, देखेंगे अभी समझिए बस जो लिख रहे हैं। ए ऑफ जेड, अब जैसे ये आपका जेड एक्सिस है इधर और ये आपका ए है, तो ये भी कुछ एंगल बना रहा होगा वेक्टर जेड एक्सिस के साथ, तो ये एंगल आपको दिख रहा है जो कि गामा है। क्या है, गामा। तो यहाँ भी कॉस कंपोनेंट आ जाएगा ए जेड में, ए कॉस गामा। ठीक, तो आप देखिए ए एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा, ए वाई की जगह ए कॉस बीटा, और ए जेड की जगह ए कॉस गामा, जहाँ पे अल्फा जो है वो वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा जो है वेक्टर ए का एंगल वाई एक्सिस के साथ, और जो एंगल गामा है वो वेक्टर ए किसके साथ, आपका जेड एक्सिस के साथ। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे कि ए एक्स की जगह आप ये पुट कर सकते हैं ए वाई और ए जेड भी। और अगर यूनिट वेक्टर में आप देखना चाहें तो ए कैप, अब बताइए ए एक्स है, ऊपर में ए कॉस अल्फा,
तो कट जाएगा ना ए, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा ऑफ आई कैप, फिर कॉस बीटा ऑफ जे कैप, फिर कॉस गामा ऑफ के कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए कैप जो मेरा आ गया वो देखिए किस फॉर्म में आया है, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। अब यहाँ पे क्या है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, तो जो हमारे कॉस अल्फा है ना, कॉस बीटा जो है और कॉस गामा जो है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए, रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक, विच इज इक्वल टू, हमको मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन आप याद करके रखिए। डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शंस बता रहे हैं किस फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में, इसलिए नाम है इसका डायरेक्शन कोसाइन। ये हमने 3 डायमेंशन में देखा और हमने यहाँ पे बोला है कि ये अल्फा और बीटा 90 डिग्री नहीं है। जब 2 डायमेंशन के केस में है तो क्या वहां पे भी ये सब चीज वैलिड था? तो देखते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, वहां ए जेड क्या था, 0, हम यहीं से ले रहे हैं, अभी पिछले पेज में जा रहे हैं, अगले पेज में देखते हैं। जैसे ए एक्स क्या लिखा हुआ है, ए कॉस अल्फा, ध्यान से सुनिएगा पूरा, ए वाई क्या है, ए साइन अल्फा, और ए जेड क्या है, ए जेड के लिए, सॉरी गलत लिख दिए, तो लिखे सही थे, बस आपको भी समझाना है कि क्या है वो, ए कॉस बीटा और ए जेड क्या है, ए कॉस गामा। ठीक, अब हम आ रहे हैं फॉर 2 डायमेंशन, फॉर 2 डायमेंशन, ये है किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए, लेकिन अगर इसको हमको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब x और y में रखना है, तो z ए जेड शुड बी 0। तो फॉर 2 डायमेंशन के लिए मतलब x y की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ए जेड तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, ए जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए 0 कब होगा, ए तो 0 है नहीं, इसका मतलब गामा कितना है, 90 डिग्री, गामा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे आइए, ए एक्स और ए वाई को देख रहे हैं। अगर आपने अल्फा को मान लिया थीटा, जैसे हम मान थीटा पढ़े थे, जो मेरा ए एक्स था वो ए के साथ एंगल थीटा था, इसलिए हमने अल्फा को क्या मान लिया, थीटा। तो लिखिए ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक, अब देखते हैं, अब डायग्राम बनाते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए जो चीज हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका x, ये आपका हो गया, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन, देखिए यहाँ पे ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और एक आपका कौन सा होता है, z एक्सिस, एक आपका क्या होता है, z एक्सिस। तो z एक्सिस बना देते हैं, ये आपका क्या है, z एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, 2 डायमेंशन x और y प्लेन में ही हमारा क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा। तो हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए है। सुनिए यहाँ पे है, वेक्टर कहाँ रखा हुआ है, इस प्लेन में। तो जेड एक्सिस के साथ वो कैसा बना रहा होगा एंगल, जैसे ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन, और आपका जेड एक्सिस क्या है, बाहर की तरफ। तो अगर कोई वेक्टर इसमें रखा हुआ है तो वो इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो वही चीज़ तो लिखे हैं, गामा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनिएगा, इसी प्लेन में है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, जो कि 3 डिग्री में नहीं था, जो कि 3 डायमेंशन में नहीं था। तो यहाँ 90 माइनस थीटा, और यहाँ क्या हो गया, थीटा। तो ये थीटा ही मेरा अल्फा है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा, और ये मेरा क्या है, ये जो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये है गामा। तो पुट कीजिए, बीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं, इस बार ए वाई, बीटा की जगह पुट कर रहे हैं कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा। तो वह यहाँ पे रखिए ए कॉस 90 माइनस थीटा, आपको मालूम होगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कॉस पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ 90 है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए साइन थीटा। तो वहाँ पे याद आया आपको, ए वाई में आपने क्या लिखा था, ए साइन थीटा, और ए एक्स में क्या लिखा था, ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया? तो अगर हम वहाँ पे भी यूनिट वेक्टर देखें, कहाँ पे, 2 डायमेंशन के केस में, तो ए कैप जब लिखिएगा तो आप क्या बोलते हैं, कॉस थीटा
आई कैप में और साइन थीटा जे कैप में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए कैप 3 डायमेंशन में कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप एंड कॉस गामा के कैप सब एडिशन में थे, वैसे ही यहाँ पे भी है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये सब क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लीजिए। हटा, आइए एक रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहाँ पे यूज हो सकता है। अच्छा आप लोग बताइए, ये चीज पढ़े कि नहीं, बताइएगा सब कोई। जैसे आपका क्या है, कोई मास है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास होगा। मास है मान लीजिए कि आपका 5 केजी। कितना मास है? 5 केजी। 5 केजी नहीं रखते हैं हम, कुछ भी रख देते हैं, तो m मान लेते हैं। कितना मास का है? m मास का, m केजी है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई तो फोर्स लग रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पे है कि नहीं? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो कुछ फोर्सेस होंगे जो इसको रेस्ट पे लगा रहे होंगे, या कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है या अर्थ के नज़दीक है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg फोर्स। किधर? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। कहाँ पे? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिख रहा है ना आपको mg। अब ये mg अगर सिर्फ रहता तो ये ब्लॉक क्या हो जाता? नीचे की तरफ मूव करता। लेकिन ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पे क्या करता है? नॉर्मल फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे n जो है वो mg के बराबर हो जाता है। इसको हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी समझिए बस कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू mg। अब इसी ब्लॉक को हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे रख रहे हैं, क्योंकि हम कम रिजोल्यूशन पढ़े हैं तो उसका यूज कर रहे हैं। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल क्या है? थीटा। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? इस इंक्लाइंड प्लेन पे, जो कि एंगल थीटा है फ्रॉम द सरफेस। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या है कि mg मेरा हमेशा कैसे एक्ट करेगा? अब mg क्या टेढ़ा एक्ट करेगा क्या? नहीं, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही देखेंगे हम। तो ये मेरा इस ब्लॉक मास पे, जिसका मास m है, तो उस पे mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, अब क्या है, हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में ही रहेगा, हमेशा सरफेस के कांटेक्ट में। और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि ये जो है मेरा वो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जैसे ही मास m को हमने यहाँ इस सरफेस पे रखा है तो ये मास m स्लाइड डाउन कर रहा होगा। तो स्लाइड डाउन कर रहा है तो किस फोर्स की मदद से स्लाइड डाउन कर रहा है? कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, तभी तो वो नीचे आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये mg है तो इस mg के अब हम कंपोनेंट देखेंगे। अब वो कंपोनेंट कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो जैसे आपका ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अलोंग देखेंगे, और एक क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर। बोले थे ना कि किसी के भी अलोंग हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो हम मान ले रहे हैं जैसे ये आपका अलोंग दी प्लेन है, ये क्या है? अलोंग दी प्लेन। तो अब हम mg को क्या कर रहे हैं? mg को रिजॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, mg को क्या कर रहे हैं? रिजॉल्व कर रहे हैं। तो रिजॉल्व करने का दो ही है, एक अलोंग दी प्लेन देखना होगा और एक क्या देखना होगा? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो ये जैसे आपका क्या हो गया? अलोंग दी प्लेन। और एक आपका क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, एक आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो अब हमको ये बताइए कि ये जो mg जब रिजॉल्व हो रहा है, mg जब रिजॉल्व हो रहा है तो हमें किधर देखने को मिलेगा? mg cos थीटा, और किधर देखने को मिलेगा? mg sin थीटा। यही बताया ना, रिजॉल्व करने पे एक cos थीटा कंपोनेंट और एक क्या हो जाएगा? sin थीटा कंपोनेंट। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा mg इस वाले लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है कि इस वाले लाइन के साथ, मतलब अलोंग दी बना रहा है, अलोंग के साथ एंगल थीटा बना रहा है mg कि परपेंडिकुलर के साथ। तो अभी देखिए आप, अगर ये एंगल थीटा है, एक ट्रिग्नोमेट्री दिखा रहे हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, जैसे ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है? 90 माइनस थीटा, है ना? 180 डिग्री होता है, थीटा थीटा कैंसिल, 90 90 180। अब देखिए यहाँ से ये वही वाला केस लग रहा है पूरा, यहाँ ऐसे आ रहा है
मान लीजिए ये आपका एम जी है कि नहीं, और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए, थीटा। ये दोनों एंगल जुड़ेंगे तभी तो 90 होगा। इसका मतलब हमारा एंगल थीटा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और हम क्या बताए हैं, जो भी एम जी है, जो भी वेक्टर है, उसका कॉस कंपोनेंट जिसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है वहां पे आएगा। तो ये वाला जो लेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। क्लियर हो गया। एक आपका कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया एम जी साइन थीटा। तो हमने अभी बोला था कि कौन सा मूव करा रहा होगा, तो देख लेते हैं एक बार, वापस से पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। बाकी इसको हम देखेंगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक देख रहे हैं, तो ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्स लगते हैं उसको आप देख लीजिए। जैसे कि आपका एम जी कंपोनेंट टूट चुका है, एक आ रहा है परपेंडिकुलर विच इज एम जी कॉस थीटा, और एक आ रहा है अलोंग द प्लेन जो कि हो रहा है एम जी साइन थीटा, और एक और आता है जो कि कांटेक्ट में है इस प्लेन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। अब देखिए हमने बोला था कि वो हमेशा सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा, मतलब सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगे उनका नेट सम 0 होना चाहिए। तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के। तो ये तो बराबर हो गया, जिसकी वजह से ये कभी भी इसके ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, जो भी रहेगा हमेशा सरफेस के साथ स्टिक रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, मूव कर रहा है नीचे की तरफ क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो किस फोर्स की मदद से मूव कर रहा है, तो देखिए ये वाला फोर्स है एम जी साइन थीटा। कौन सा फोर्स है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस बॉडी इन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ ना कि हम रिजोल्यूशन क्यों देखें अभी किसी भी वेक्टर का। तो अगर हम mg को अगर रिजॉल्व नहीं कर पाते तो हम स्टडी कर पाते क्या, नहीं। तो इसलिए mg को हमने रिजॉल्व किया x में भी और y में भी। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखते जाइएगा सारा। एक क्वेश्चन है a vector makes an angle कितना डिग्री, 60 डिग्री। एक वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है 60 डिग्री, किसके साथ, विथ द हॉरिजॉन्टल। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर का एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोल भी दे रहा है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है उसमें उसका क्या कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 250 न्यूटन। कितना है, 250 न्यूटन। तो हमको पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, find the magnitude of vector and its vertical component, चलिए देखते हैं। आपका कोई वेक्टर होगा, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको एक वेक्टर दे दिया है जो कि कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। समझ में आया। अब इसका बोल रहा है कि दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो इसी हॉरिजॉन्टल में और एक कहाँ बनेगा, ये परपेंडिकुलर में। ठीक, तो इसको हम ब्रेक करके देखते हैं तो कैसा दिखेगा। मतलब इधर आपको मिलेगा ए का कॉस 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। ये हॉरिजॉन्टल है, कौन सा कंपोनेंट है ये, हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा है, वर्टिकल। किस वेक्टर का, इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। हम बोले थे जिसके साथ एंगल रहेगा उसमें कॉस कंपोनेंट, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसमें साइन कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ गिवन होगा,
तो क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 250 न्यूटन। इसका मतलब कि गिवन है a cos 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 250। अब हमें पता होना चाहिए कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, जिसको हमने किस लेक्चर में बताया, देखिएगा किस लेक्चर में बताया, लेक्चर 1 या 2 में देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री बताया, तो वहाँ पे देखिएगा वैल्यू आपको मिल जाएगा। बाकी आपको याद होना चाहिए cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल के आ रहा है, तो 250 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो देखिए मैग्नीट्यूड हमें मिल गया वेक्टर का। वेक्टर का क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मिल गया। दूसरा क्या पूछा है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट बताइए इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, a sin 60 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट है a ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। तो a का क्या वैल्यू है, क्या निकला हमारे से 500, कितना निकाले हम लोग 500, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 विच इज इक्वल टू 250 इंटू √3 न्यूटन। समझ में आ गया, तो आसान सवाल था, कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको ये चीज। आगे हर जगह यूज होने वाला है, जहां जहां भी वेक्टर आएगा आपको वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना है, एक अलोंग और एक अलोंग के परपेंडिकुलर। जहां भी जो आपको एंगल दिखे, जिस भी एक्सिस के साथ आपको एंगल दिख रहा है किसी वेक्टर का, तो उस एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट लिखेंगे और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट लिखेंगे। ठीक, लिख लीजिए। हो गया, चलिए और देखते हैं। आपने क्या देखा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो देख लिए, जहां पे हम फॉर्मूला बताए थे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा था एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। एक तो उस तरीके से देखा, लेकिन अभी हम पढ़ चुके हैं कि a वेक्टर क्या होता है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्म में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। तो हेडिंग देते हैं और कुछ क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो लिखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख ले रहे हैं, कल हमारा लेक्चर चलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से देखेंगे, तो उसको हम कल देखेंगे। आज हम देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है वो देखते हैं। जैसे एक ए वेक्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप। उसी तरह से बी वेक्टर है i कैप माइनस j कैप प्लस ऑफ k कैप। ठीक, अब चलिए देखते हैं, एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि फाइंड कीजिए कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा। ठीक है, b में क्या बोल रहे हैं हम, b में आपको बोल रहे हैं कि निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा। ठीक, c में आपको बोल रहे हैं कि बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा। d में बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर बताइए, किसका बताइए, यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्लियर हुआ। साथ ही देखते हैं, और ये हमने प्लस वाले केसेस देख लिए, एक बार सब्ट्रैक्शन के भी देख लेते हैं। e में f, g और h सिंपल है एकदम। ठीक, e वेक्टर में आ जाते हैं। e वेक्टर का मतलब e वेक्टर बोल रहे हैं, e वाले क्वेश्चंस में a वेक्टर माइनस b वेक्टर, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b, और फिर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, एंड द लास्ट यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला बोला a वेक्टर प्लस b वेक्टर,
तो जहां जहां ए है, ए वेक्टर जो है वहां पे लिख दीजिए ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब प्लस बी क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो जो एक्स एक्सिस में रहेंगे वो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे एक्स एक्स वाले। तो आई कैप वाला खोजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी आई। तो यहाँ आई के साथ क्या है मैग्नीट्यूड 2, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। एक बार हम लिख दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। जैसे आई कैप में ले लीजिए 2 + 1 ऑफ आई कैप। जे में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है -1, ठीक है। यहाँ पे 3 है ए वेक्टर में, और बी वेक्टर में क्या है 1 है। तो ये हो गया, आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ, और के को के के साथ। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप। अब देखिए ये 0 जे कैप है, नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। अब 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा मेरा कितना, जल्दी से बोलिए, 4 टाइम्स ऑफ के कैप। तो ये आया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, आगे देखिए, आगे सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकेंड वाले बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे एक किनारे निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, अभी हम बताए थे फॉर्मूला, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो जब मैग्नीट्यूड लिखे थे तो √अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना वैल्यू आ रहा है, 3 3 9 1 10, तो ये √14 आ रहा है। उसी तरह से बी को भी देख लीजिए आप, बी में क्या देखने को मिलेगा, 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है +1 का स्क्वायर, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा √3। तो देखिए क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो √40 प्लस √3 यूनिट्स। समझ में आ रहा है, कुछ भी यूनिट्स होगा आपका। बाकी हम देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का बोल रहा है। तो ए प्लस बी क्या है आपका, देखिए 3i कैप प्लस 4k कैप, ये वाला यूज करना है। तो क्या कीजिएगा, √अंडर आई में क्या है 3 का स्क्वायर, जे तो 0 है खत्म, तो के में क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जा रहा है √25, मतलब क्या आ रहा है 5 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? और कुछ समझ में आ रहा है आपको कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्वेश्चन अलग अलग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा जो चीज़ मैंने बोला है। बाकी आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर में क्या होगा, इसमें हम होमवर्क दे देंगे आपको 1 2 3, बाकी हम ई वाला बस बताएंगे। डी में क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर लिखना है, हम लिख लेते हैं लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो सी कैप निकालना है, यही ना बोला है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मतलब सी वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ऊपर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखना है, कितना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4 टाइम्स ऑफ के कैप। नीचे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड भी तो ले ही आए हैं हम लोग, कितना है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5। आंसर आ गया। अलग अलग लिखना चाहिए, अलग अलग लिख लीजिए, 3/5 ऑफ आई कैप प्लस 4/5 ऑफ के कैप। ठीक है, ई बता दे रहे हैं, एफ जी एच आप लोग बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि एफ और जी बराबर है कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर ही आएगा वो, जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में भी देख लेते हैं, सिंपल है, जैसे वहाँ ऐड किए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए वेक्टर पहले लिख लीजिए, 2i प्लस जे प्लस 3k कैप, 2i प्लस जे प्लस 3k कैप, या माइनस ऑफ आई कैप प्लस है माइनस होगा माइनस जे कैप प्लस ऑफ के कैप। लिखिए यहाँ पे 2 - 1 ऑफ आई कैप प्लस यहाँ 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 ऑफ जे कैप, और 3 - 1 ऑफ के कैप। तो कितना आ रहा है, देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आ गया? इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो एक कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। इसको अलग अलग कीजिएगा तो आ जाएगा √14 माइनस √3। हम यही आंसर लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा √14 माइनस √3। इसका कितना हो जाएगा,
तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। इसको लिखिएगा तो ऊपर में इसको लिख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप 2 में, अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप और नीचे क्या आ जाएगा 3। समझ में आ गया? तो यही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सिंपल है एकदम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। हो गया? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ए वेक्टर, क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप when a vector b is added to, when a vector b is added to a vector is added to a vector, we get a, हमें क्या मिलता है? we get a unit vector, we get a unit vector along x axis, along x axis, तो find the value of b vector, और क्या है? also find its magnitude and unit vector तो सिंपल सवाल है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है, तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है जो कि किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस। अब आप लोग खुद बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कि इसी डायरेक्शन में? आई कैप। कौन सा होता है? आई कैप। तो क्या बोल रहा है कि जो बी वेक्टर है उसको ए वेक्टर के साथ जोड़िए, तो जोड़ते हैं, दैट इज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू, पढ़िए ढंग से, बी वेक्टर इज एडेड टू ए वेक्टर, वी गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा? आई कैप। तो यहाँ बी वेक्टर हो गया और ए वेक्टर को हम लिखने वाले हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू आई कैप। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन वेक्टर्स को उधर ले जाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ आई कैप, यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप, तो आई कैप हो जाएगा कैंसल, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप। तो ये है मेरा b वेक्टर। अब लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो आपको पता है यहाँ पे i तो है नहीं, तो j का लिख लीजिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 और 4 13। साथ ही साथ हमें यूनिट वेक्टर भी लिखना है, तो b कैप लिखना है विच इज इक्वल टू b वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो b वेक्टर कितना है? माइनस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ k कैप डिवाइड में हमारा आ जाएगा रूट अंडर 13। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? आ गया है आंसर, माइनस 2 बाई रूट 13 j कैप प्लस 3 बाई रूट 13 k कैप। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? लिख लीजिए इसको। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। कल हम वेक्टर में देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमें दो चीज देखेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा? जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या होगा कि हमें जो फाइनल मिलने वाला है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। और एक देखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो मेरा फाइनल आएगा क्वांटिटी वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो कल हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, समय मिला तो क्रॉस भी देखेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे।
फिर हमारा वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं वो पूरा देख के ही आइएगा कल। तो चलिए मिलते हैं कल।